सो फ्रेंड्स, पहले टाइप का वर्ड जो हमने सेंटेंस में पढ़ा है वो है सब्जेक्ट। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं फ्रेंड्स, तो जो सब्जेक्ट होता है इसको हिंदी में कहा जाता है कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। जब भी आप कोई वाक्य पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, तो उसमें आप ये जरूर महसूस करते हो कि इस वाक्य में कोई ना कोई ऐसा है जो उस वाक्य में किसी काम को कर रहा हो। अब वो काम कोई भी हो सकता है, खाने का भी, सोने का भी, लिखने का भी, बैठने का, उठने का, चलने का, दौड़ने का, कोई सा भी काम हो सकता है फ्रेंड्स। जो इस काम को परफॉर्म कर रहा हो, जो कोई एक्शन कर रहा हो, जो कोई काम कर रहा हो, जो कोई क्रिया कर रहा हो, वाक्य को पढ़ के आपको जब ये लगे कि इस वाक्य में ये है जो काम कर रहा है, ये है जो कोई क्रिया कर रहा है, ये है जो कोई एक्शन कर रहा है, तो उसी को हम कह देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। अगर मैं एक शॉर्ट सी डेफिनेशन सब्जेक्ट के लिए लिखूं तो मैं लिख सकती हूं, सब्जेक्ट का अर्थ है वो जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, जिसको पढ़ के आपको समझ आता हो कि यही है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ फ्रेंड्स आपको। एग्जाम्पल है, माँ खाना बना रही है। तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जो कर्ता है वो है माँ, क्योंकि माँ क्या कर रही है, वो खाना बना रही है। माँ यहाँ पर भोजन बनाने का काम कर रही है। अगर मैं इसी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखूं तो होगा, जब मैंने यही सेंटेंस को इंग्लिश में लिखा तो ये हो गया, मदर इज कुकिंग फूड। मदर जो है यहाँ पर काम कर रही है, एक्शन परफॉर्म कर रही है। लेकिन कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है? कुकिंग का एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर जो काम करने वाला है यानी कि जो मदर है वो सब्जेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक और बात, जब हम सेम सेंटेंसेस को हिंदी या इंग्लिश भाषा में लिखते हैं तो दोनों में जो सब्जेक्ट होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, दोनों में पोजीशन जो होती है इन वर्ड्स की वो बदल जाती है, लेकिन दोनों में जो सब्जेक्ट होगा वो भी सेम होगा, ऑब्जेक्ट होगा वो भी सेम होगा, और जो वर्ब होगा वो भी सेम होगा। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे वर्ब की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो दूसरा वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ब। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक जो सिंगल वर्ड यूज किया जाता है वो है सिंटैक्स। यस फ्रेंड्स, सिंटैक्स का अर्थ होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ते हैं उसमें जो हम सेकंड टाइप का वर्ड पढ़ते हैं वो होता है वर्ब। वर्ब जो होता है इसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है फ्रेंड्स। क्रिया। वर्ब बेसिकली जो होता है ना फ्रेंड्स, ये वो शब्द होता है जिससे आपको ये मालूम होता है, ये पता चलता है कि इस वाक्य में कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या फिर कौन सा काम किया जा रहा है। जी फ्रेंड्स, जब आप एक सेंटेंस को पढ़ते हो तो जिस शब्द से आपको किसी काम के होने का पता चलता है उसी को आप क्रिया कहते हो। साथ ही साथ ये शब्द आपको ये भी बता देता है कि इस सेंटेंस में कौन से वर्क की बात की जा रही है, कौन से एक्शन की बात की जा रही है। क्योंकि ये जो शब्द होता है ये हमारे पास एक्शन बताता है, वर्क बताता है, या फिर ये बता देता है कि कुछ तो काम किया जा रहा है और कौन सा काम किया जा रहा है। तो इस वर्ब के लिए जो दूसरे नाम हैं वो इस प्रकार से हैं। सो वर्ब को हम डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड भी कहते हैं फ्रेंड्स। डूइंग का अर्थ होता है काम करना और एक्शन का अर्थ भी होता है कुछ काम करना, यानी कि ये वो शब्द होता है जो हमारे पास ये डिटेल लेकर के आता है कि इस वाक्य में किस काम के होने की बात की जा रही है। आई होप कि ये आपको अब तक समझ आ गया होगा। अब हम वर्ब के कुछ टाइप को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ वर्ब के टाइप इसलिए शेयर करने जा रही हूं क्योंकि ये जो वर्ब के टाइप है ये हमको टेंस से पहले ही पता हो जाना चाहिए। आपने भी सुना होगा अपने टीचर से कि जब हम वर्ब
की बात करते हैं तो हमको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को रटने के लिए दे दिया जाता है कि तुमको ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो वर्ब्स को हम बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वर्ब का वो क्लासिफिकेशन बताने वाली हूँ जो आपका टेंस पर्पज से, टेंस को पढ़ने के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ पे आपको जनरली वो ही क्लासिफिकेशन बताने जा रही हूं जो आपके टेंस को समझने के लिए जरूरी है। वर्ब को हम और तरीकों से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टेंस को देखते हुए मैंने यहाँ पे वर्ब को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। सिर्फ टेंस को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे वर्ब को मैंने यहाँ वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है मेन वर्ब और दूसरा पार्ट है हेल्पिंग वर्ब। प्लीज आप भी इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना लीजिए फ्रेंड्स। याद रखिए, मैंने ये जो 2 टाइप के वर्ब्स आपको यहाँ पे बताए हैं, ये टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हम टेंस में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा भी और हमारे पास वर्ब को क्लासिफाई करने के तरीके हैं, लेकिन इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेंस। आगे मैं वर्ब के लिए आपके पास एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें मैं वर्ब के हर टाइप के क्लासिफिकेशन की बात करूंगी फ्रेंड्स। सो हैव अ लुक। सो फ्रेंड्स, जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेन वर्ब, जैसा कि इसका नाम बताता है, ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है फ्रेंड्स। और मेन वर्ब जनरली वो होते हैं जिनको आप पढ़ते हो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ये जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आप वर्ब्स को स्टडी करते हो ना फ्रेंड्स, यही मेन वर्ब्स कहलाते हैं। जी फ्रेंड्स, मेन वर्ब्स यही कहलाते हैं क्योंकि ये हर सेंटेंस का पार्ट होते हैं। बेसिकली हर एक सेंटेंस में आप इन क्रियाओं को देख सकते हो, इन वर्ब्स को देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे कि होता है सिंग, sang, संग। आप जब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, तो उसमें आप देखते हो कि एक ही वर्ब के 3 फॉर्म्स हो सकते हैं। जनरली ये जो पहला फॉर्म होता है इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। ये जो दूसरा फॉर्म होता है ना फ्रेंड्स, इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं या फिर सेकंड फॉर्म कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये थर्ड फॉर्म होता है ना फ्रेंड्स, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है या फिर ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि ये आपके पास जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, इन्हीं को ही आप मेन वर्ब्स में इंक्लूड करते हो। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्प करने वाला, सहायता करने वाला, इसको हिंदी में सहायक क्रिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसको सहायक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेंसेस में कुछ एक टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टेंसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे आप हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग जरूर करोगे। हेल्प वर्ब्स में वो सारे वर्ब्स आ जाते हैं जो हम टेंस में स्टडी करते हैं या फिर टेंस में यूज करते हैं फ्रेंड्स, मेन वर्ब को छोड़ करके। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। For example, do, does, did, is, am, are, was, were, will, shall, etc. सो
तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आप इस तरह के वर्ब्स का इस्तेमाल टेंस में करते हो। जब टेंस में आप इस तरह के वर्ब्स को देखते हो तो जनरली कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? क्योंकि जब भी हम टेंस को पढ़ते हैं हम डायरेक्ट रूल्स पे शिफ्ट कर जाते हैं। डायरेक्ट रूल पे शिफ्ट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम जो है टेंस के बेसिक्स को सीख लें। जब तक हमें बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक रूल का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। रूल हमें समझ आ ही नहीं सकते, या फिर आप हमेशा ही टेंस में गलती करके आओगे। पर अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट इफ़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, तो आप हर एक टेंस को अच्छे से कर लोगे और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे।